मेरा नाम अर्चना है। मेरी शादी को अभी कुछ समय ही हुआ था। मेरा पति बांग्लादेश में काम करने के लिए चला गया। वो वहाँ से बहुत सारे पैसे भेजता था, तो मुझे कहता कि मेरी सारी बहनों को घर पर इनवाइट करो, उन्हें खाने पर बुलाओ। उनके ही आशीर्वाद से तो मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। मेरी नंदे इस बात पर खुद पर बड़ा गर्व महसूस करती थी और रोजाना अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाती थी। मैं उनके लिए खाना बना बनाकर थक जाती थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया और बुखार की वजह से मैं खाना नहीं बना सकी। तब मेरी एक नंद ने मुझे बुरी तरह से पीट दिया, यहाँ तक कि मेरे बाल भी टूट गए थे। मुझे बहुत चोट लगी थी। उसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा और मेरे बाल खींचे कि मेरे बाल सर से उखड़ गए और मुझे गंजा कर दिया था। मेरे पति को ये बात पता चली तो उसने भी मेरी साइड नहीं ली, बल्कि अपनी बहनों की साइड से ही बोलने लगा। मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगा कि गलती तुम्हारी ही होगी। मेरी बहन से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दूंगा। मैं क्या कर सकती थी? मजबूर थी। अपने पति की बात मानना मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन गया था। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाई। अचानक कुछ दिनों बाद ही मेरे पति का सारा कारोबार बर्बाद हो गया और वो बिना बताए घर लौट आया था। मेरी ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि मेरी नंद ने तो उसे। मैं अपने 4 भाइयों की लाडली बहन थी। शादी से पहले मेरे सभी भाइयों ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मेरे भाई मुझे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे राजकुमारी बनाकर रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। काफ़ी समय से वो मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, कोई ऐसा रिश्ता जहाँ उनकी बेटी मायके की तरह राज कर सके। मगर अभी तक ऐसा रिश्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा था। मेरे बहुत सारे रिश्ते आए थे, मगर मेरे भाइयों को उनकी बहन के लिए कोई परफेक्ट रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। मैं भी किसी को पसंद नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि मेरे भाई ही मेरी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करवाएं, क्योंकि मैं अपनी खुशी हमेशा अपने भाइयों की खुशियों में तलाश करती थी। मगर फिर एक दिन मेरे लिए राज का रिश्ता आया और फिर मेरे भाइयों ने मेरा रिश्ता राज के साथ फिक्स कर दिया। उनको राज मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा था। राज के साथ मेरा रिश्ता पूरे 4 महीने लगा रहा था, क्योंकि राज के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। मेरे भाइयों को ये 4 महीने बहुत कम लग रहे थे। कुछ नहीं चाहते थे कि उनकी बहन विदा हो जाए, लेकिन ये तो विधि का विधान है कि हर बेटी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना है। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मेरे भाइयों ने मेरी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई थी। शादी वाले दिन मेरे दिल की अजीब सी कंडीशन हो रही थी। अपने घर और अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। उनको छोड़ने का मेरे दिल में बहुत बड़ा दुख था। मायके का हर कोना मेरी आंखों में समाया हुआ था और मैं अपना ये घर छोड़कर दूसरे घर जाने वाली थी। मेरे भाइयों ने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ विदा किया था और मेरे चारों भाई मेरी विदाई पर बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जैसे ही मैं राज के घर पहुंची, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे पति के कमरे में बैठा दिया गया था और कहा गया था कि ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ बैठ जाओ। मैं कमरे में बैठी चारों तरफ को देख रही थी। कमरा छोटा था मगर अच्छा था और सजा हुआ था। हर चीज़ ढंग से रखी हुई थी। मेरे साथ कोई औरत अंदर नहीं आई थी। न मुझे चाय को पूछा गया था, न ही पानी दिया गया था। यहाँ तक कि किसी ने नमस्ते भी नहीं किया था। यहाँ के माहौल से मेरा दिल अजीब सा बोझल हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया था कि शायद इन लोगों का अंदाज कुछ अलग है। शायद यहाँ का यही रिवाज होता हो। शायद इन लोगों का व्यवहार ही ऐसा हो। मेरी नंद जब कमरे में आई थी तो मैंने उससे कहा था कि मेरा सामान इधर रख दो, तो उसने बस हल्के से सर हिला दिया था और फिर वो पलटकर वापस चली गई थी। उसने ना नजरें मिलाई थी, ना कोई बात कही थी। वक्त गुजरा जा रहा था। बहुत देर से भूखी थी। कमरे में कुछ खाने पीने को भी नहीं रखा हुआ था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं था। एक बार मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो दूर आंगन में मेरी सास बैठी हुई थी और उनके साथ 2-3 औरतें भी बैठी थीं और सब लोग बातों में बिजी थे। मैं वापस पलटकर आ गई थी, दरवाज़ा बंद कर लिया था। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके राज को फ़ोन किया और कहा कि आप कब आएंगे? मैं आपका काफ़ी समय से कमरे में बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ। वो कहने लगा कि बस थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने धीरे से कहा कुछ नहीं,
बस भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है आज सुबह से। वो हंसा नहीं था, बस कहने लगा कि मैं आता हूँ, तुम्हारे लिए खाने का कुछ ले आऊँगा। जब राज कमरे में आया तो रात के 3 बज चुके थे। उसने आते ही पूछा कि तुमने कुछ खाया या नहीं? मैंने कहा नहीं, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, न कोई अभी तक कमरे में आया है। उसने कहा ठीक है, अभी रुको, मैं अभी आता हूँ। वो बाहर चला गया था। उसने बाहर जाकर किसी से बात की और वापस आकर कहने लगा कि बैठो, मैं खाना रखवा रहा हूँ। खाना आया तो रोटी बड़ी सख्त थी, सब्जी ठंडी थी, लेकिन भूख के आगे शिकायत कैसी। फिर खाना खाने के बाद हम सो गए थे। सुबह को जल्द ही मेरी नंदी एक एक करके कमरे में आई और मामूली सा गुड मॉर्निंग किया। 2-3 बातें की और बस उनमें से एक कहने लगी कि भाभी, अपने कपड़े और सामान समेट लेना, यहाँ जगह बहुत कम है, हमारे बैग भी यहीं रखे जाएंगे। मैंने धीरे से कहा कि अच्छा ठीक है। वो दिन भी जैसे तैसे गुजर गया था और अगले दिन मैं जल्दी जाग गई थी। सुबह सवेरे स्नान किया, प्रार्थना की और उसके बाद तैयार होकर जब बाहर आई तो किचन से आवाजें आ रही थी। मेरी सास बोल रही थी कि देखो, नई बहू क्या क्या करती है, यह बस महारानी बनकर आई है। मैंने सुना था, लेकिन सब कुछ सुनकर भी अनजान बन गई थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और एक नंद ने कहा कि चलो भाभी, बर्तन धो लो, कल रात के बर्तन पड़े हुए हैं। ये सुनते ही मेरा मन किया कि इनसे कह देती हूँ कि मैं तो अभी नई नवेली दुल्हन हूँ, अभी तो आई हूँ, लेकिन मेरी जुबान बंद रही। मैंने खामोशी से बर्तन धोए, आंगन में झाड़ू दी। किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें सब आता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। किसी को मेरी मर्जी से कोई मतलब नहीं था। बस जैसे यहाँ पर सब फिक्स था कि मुझे कौन सा काम कैसे करना है और कब करना है। जैसे सबके दिल ने फैसला कर लिया हो कि ये घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई है। सबने मान लिया था कि अब ये घर के काम करेगी। दोपहर तक मैंने सिर्फ 2 बातें की थी। एक बार अपनी सास से पूछा था क्या कुछ पका लूं, और एक बार नंद से कहा था कि ये कपड़े कहाँ रखते हैं। दोनों बार मामूली सा जवाब मिला था, जैसे वो मुझ पर कोई एहसान जता रही हूँ। मेरे अपने मायके में किसी ने भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। दोपहर को जब खाना रखा तो सब अपनी थाली में रखा हुआ खाना खाने में बिजी थे। किसी ने कहा कि रोटी थोड़ी सख्त है, किसी ने कहा कि रोटी थोड़ी सख्त है, अगली बार ध्यान रखना, रोटी नरम पकनी चाहिए। मैंने नज़र झुका ली थी। राज खामोश बैठा था, शायद थका हुआ था या शायद अभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शाम को मेहमान आ गए थे, कुछ दूर के रिश्तेदार थे। मैंने उनके लिए चाय और बिस्किट रख दिए थे। वापसी पर मेरी नंद ने मुझे धीरे से कहा कि भाभी, अगली बार कप उल्टे मत रखना, बुरा लगता है। मैंने गर्दन हिलाई, तब तक मेरा दिल थक चुका था। रात को कमरे में वापस आई तो राज बैठा हुआ था। उसने पूछा कैसा लगा तुम्हें ससुराल का पहला दिन और पहली रसोई, क्योंकि शादी के बाद जो दूसरा दिन निकला था वो तो मेहमानों के साथ रस्म रिवाज करने में गुजर गया था। सही मतलब तो यही था कि ये मेरा पहला दिन था। मैंने कुछ लम्हे सोच विचार किया, फिर कहा कि ये दिन थोड़ा अलग है। वो कहने लगा कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें इस घर की हर चीज़ की आदत हो जाएगी। और फिर लाइट बंद कर दी। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। एक अजनबी कमरा, अजनबी लोग और दिल में अजीब सी खामोशी थी। अगले दिन मेहमान आने थे। घर में कुछ हलचल थी, लेकिन मेरे लिए वो दिन ऐसा था जैसे किसी नई दुल्हन के लिए होना चाहिए। सब कुछ ढंग से हो रहा था, पर किसी में वो जोश नहीं था कि नई दुल्हन के साथ व्यवहार कैसा करना है। मेरी सास ने मुझे कमरे में बुलाया और कहने लगी कि देखो बहू, ये कपड़े पहन लेना और तुम्हें पार्लर जाना है। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे और स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। वो तुम्हारी मुंह दिखाई करेंगे। तुम्हें पार्लर के लिए नरेश चाचा ले जाएंगे। मैंने चुपचाप सर हिला दिया था। उन्होंने एक सिल्क की साड़ी मेरे बैग में रख दी थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरी छोटी नंद अंजू अंदर दाखिल हुई थी। उसने कमरे में कदम रखते ही शब्दों का वार किया था। अरे मम्मी, ये साड़ी बैग में क्यों रख रही हो? अब दूसरों की तरह इसे भी सर पर मत चढ़ा लेना। खुद करेंगी ये अपना काम, ये कहीं की महारानी तो नहीं है। मैं जहाँ बैठी थी वहीं खामोश रह गई थी। पहली बार किसी ने मेरे बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। मेरी सास ने ना तो उसे रोका था और न समझाया था कि अपनी भाभी के साथ किस तरह से बात करनी है। बस अपनी बेटी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी थी और कहने लगी कि हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, हम जरा ज्यादा ही नरम दिल के हो गए थे। मेरे हाथों में साड़ी थी, मगर दिल जैसे किसी और तरफ जा चुका था। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से कहने लगी
कि मैं खुद ले जाती हूँ बैग, तुम परेशान मत हो। अंजू ने ताना देते हुए नज़र मेरे ऊपर डाली थी और बाहर चली गई थी। इस हादसे ने कुछ लम्हों के लिए मुझे तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया था। न राज से कुछ कहा था, न किसी और से कुछ कहा था। उस शाम अच्छे से तैयार होने के बाद मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। मैं जब तैयार होकर बाहर आई तो सबकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी, पर कोई भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा था। मेहमानों के सामने तो सब कुछ ठीक ही था। उस दिन उन्होंने मेरे मायके वालों को भी बुलाया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि किसी को मेरे चेहरे की उदासी नज़र नहीं आए। उस दिन सारे मेहमान चले गए तो थककर अपने कमरों में चले गए थे। मैं कमरे में आकर बैठी तो राज थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, और साथ ही थैंक यू भी कहा। मुझे सुकून था, सब ठीक से गुजर गया। वो कहने लगा कि तुम बहुत परेशान हो रही हो। मैंने नज़र चुराई और कहा नहीं, बस नींद कम हो गई है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। घर में रोज कोई ना कोई बात सुनने को मिलती थी। ज्यादातर मेरी सबसे छोटी नंद अंजू ही कुछ ना कुछ कह देती थी। कभी कहती थी कि इतना टाइम लेकर तैयार क्यों होती हो, कभी कहती थी कि खाने में नमक कम होता है, कभी कहती थी कि सारा काम तुम खुद करो, मेरी मम्मी से क्यों करवा रही हो, मम्मी थक जाती है। मैं खामोश रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। राज की वापसी की तारीख करीब आ रही थी। वो बांग्लादेश में काम करते थे और शादी के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे, और अब उन्हें वापस बांग्लादेश जाना था। इन 2 महीने में हमारे बीच कोई ख़ास मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी। वो ठीक से मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। ज़्यादातर मोबाइल या टीवी में बिजी रहते थे। जब मैं उनसे कुछ पूछती तो कहते कि काम के बारे में सोच रहा हूँ। एक दिन मैंने कहा, आप जा रहे हो और मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी अजनबी हूँ यहाँ पर। उन्होंने मेरी बात का बहुत मामूली सा जवाब दिया था। कहने लगे थे कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबके साथ ऐसा ही होता है। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई थी। मैं समझ गई थी कि मेरी बातों का वजन राज के लिए ज्यादा नहीं है। उन्हें लगता था कि मैं नाजुक से दिल की हूँ या वक्त से पहले शिकायत करने लग जाती हूँ। मैंने एक बार भैया को फोन किया था, लेकिन बस उनके हालचाल पूछे थे, उन्हें कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कहा, अर्चना तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लगता तो कुछ दिन हमारे घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सबको तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। मैंने बहाना कर दिया था कि नहीं भैया, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी सास ने मना किया हुआ है, कुछ समय के बाद आ जाऊंगी। मेरी सास का व्यवहार राज के सामने तो बेहतर होता था। वो नरमी से बात किया करती थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते थे मेरी सास मुझे कामों की लिस्ट पकड़ा देती थी, और अंजू हर समय किचन में कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी। एक दिन मैं चाय बना रही थी तो वो कहने लगी कि अच्छा है, अब तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि सिर्फ लाड प्यार से घर नहीं चलता, घर के काम आना भी जरूरी होता है। घर के सारे काम आने चाहिए। मैंने उसे चाय पेश की और अंदर चली गई थी। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि हर बात सुनकर जवाब यही आता था कि नंदे तो ऐसी ही होती हैं और सास थोड़ा सख्त होती है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं महसूस करती थी कि वक्त नहीं, सिर्फ बर्दाश्त बढ़ रहा है। एक शाम जब राज के जाने में 5 दिन रह गए थे, मैं किचन में खाना बना रही थी। अंजू आकर कहने लगी कि बस आज खाना बहुत बढ़िया बनाना है, ताकि मेरे भैया को याद रह जाए घर का खाना। वैसे भी उनके जाने के बाद तो तुम कैसा भी खाना बनाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैंने पहली बार आंखों में आंखें डालकर उसे देखा था और कुछ नहीं कहा था। बस दिल में एक बात धीरे से उभरी थी, काश राज को देख पाते कि तुम कैसी हो अंजू, तुम्हारी बातें कैसी होती हैं। मेरी जिंदगी का रास्ता बस खामोशी का था। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे लाड वाले दिन खत्म हो गए थे। अब मैं सिर्फ एक पत्नी थी, एक बहू थी और एक खामोश गवाह थी। अभी राज को विदा करना बाकी था। मैंने खुद को पहले ही विदा कर दिया था, अपने अंदर के सच अपनी पुरानी अर्चना से। राज की रवानगी के दिन करीब आते जा रहे थे। दिन के ज्यादातर समय वो बाहर अपने दोस्तों के साथ रहते थे या फिर कागजी कामों में गुजारते थे, और जब घर आते थे तो थके हारे से लगते थे। मैं कोशिश करती थी कि कम से कम वक्त उनके साथ हंसी खुशी से गुजरे। उन्हीं दिनों में अंजू का व्यवहार बदल गया था। जो बात बात पर चुभने वाले शब्द बोलती थी, अब रोजाना मेरे पास आकर बैठ जाती थी, मुझे गले लगाती थी और कहती थी कि भाभी, भैया के साथ वक्त गुजार लो, काम हम संभाल लेंगे। एक शाम जब राज घर आया तो अंजू चाय लेकर आई थी और बोली,
भाभी तो बस आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हैं। मैंने तो उनसे कहा था कि काम बाद में हो जाएंगे। राज ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, देखा, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं अर्चना। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया था, लेकिन दिल में सवाल जरूर जागा था कि ये वही अंजू है जिसने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरी सास भी उन दिनों बहुत नरम शब्दों में बात करती थी। एक दिन दोपहर के खाने पर मेरी सास कहने लगी कि अर्चना बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी बहू तारीफ के लायक है। मैं हैरान तो हुई थी, लेकिन खामोश रही। जब सब लोग जा चुके थे तो अंजू किचन में आई और कहने लगी कि बस भैया के सामने तारीफें समेट लो, बाद में पता चल जाएगा। मैंने जैसे सुना ही नहीं हो और चूल्हा बंद करके बर्तन धोने में बिजी हो गई थी। शाम को फिर अंजू बच्चों समेत वापस आ गई थी। कहने लगी कि तुमने तो भैया को खुश कर दिया, पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। फिर वो हंसते हुए बोली, वैसे भी भाभी देखना, भैया के जाते ही सब भाभीपन खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। राज ने उसकी बात सुन ली थी, कुछ नहीं कहा लेकिन मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि अंजू मजाक भी सोच समझकर कर लिया करो। उस रात राज ने कहा, मुझे लगता है तुम यहाँ एडजस्ट हो गई हो, सब तुमसे बहुत खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा, दिल में बस ये सवाल था कि खुशी कहाँ है। ये सब तो सिर्फ तुम्हारे सामने ही होता है। 2 दिन बाद राज की रवानगी थी। आखिरी दिन मैंने नाश्ता खास तौर पर तैयार किया था। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की थी और अंजू ने कहा भी था कि भाभी, लगता है हमारी भाभी की बहुत अच्छी परवरिश हुई है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बस सीखने की कोशिश की है। राज चले गए थे। उनके जाने के बाद सारा घर जैसे खामोश हो गया था और साथ ही अंजू की मोहब्बत भी खत्म हो गई थी। वही अंजू जो रोज आकर गले लगाती थी, अब दरवाजे से ही आवाज देती थी, चाय बना दो। हर बार दूसरों को बुलाना अच्छा नहीं लगता। मेरी सास ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। सुबह होते ही वो कहती थी कि बर्तन धो दिए, आंगन भी धो देना, आज दोपहर के लिए दाल के साथ चटनी भी पीस लेना। मैं सिर हिलाकर सब कुछ कर दिया करती थी, क्योंकि मैं यही सीख कर आई थी कि घर के कामों में हाथ बटाना फर्ज होता है। एक दिन जब मैंने झाड़ू दिया तो अंजू आई और कहने लगी कि ये कौन सा तरीका है सफाई करने का, तुम्हारे मायके में ऐसे ही सफाई करती थी क्या तुम? मैंने नरमी से कहा कि आप बता दो, मैं वही तरीका अपना लेती हूँ। तो वो कहने लगी कि बहुत चालाक हो गई हो, सिंपल शक्ल बनाकर सबके दिल जीतने निकली हो। उसी दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्या मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हूँ, बस थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। उन्होंने अजीब से अंदाज में कहा कि अभी अभी तो आई हो, तुम्हें यहाँ क्या दुख है, घर संभालने से पहले ही छुट्टी लोगी। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई थी। भैया को फोन करने का मन कर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि इस बात पर बुलाऊं, सिर्फ इतना कि थक गई हूँ। उसके बाद का रूटीन एक जैसा हो गया था। सुबह 6 बजे ही उठ जाती थी, प्रार्थना करती थी, किचन साफ करती थी, चाय बनाती थी और फिर नाश्ता बनाती थी और दोपहर तक सारे काम कर लेती थी। और अगर एक चीज में भी देर हो जाती तो अंजू कहती थी कि ये तो हमारे सहारों पर पड़ने का शौक रखती है, नई नई आई है, कुछ ज्यादा ही खुद को अक्लमंद समझती है। कभी कभी वो बच्चों को कहती थी कि अपनी मामी से कहो कुछ, कि कभी हंस भी लिया करे, ऐसा लगता है जैसे दुख भरा सीरियल चल रहा हो। मैं हंसती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास खुशी की कोई वजह नहीं बची थी। रात को जब सब सो जाते थे, मैं अपने कमरे में आकर बैठ जाती थी। राज का मैसेज आता था, कैसी हो, घर सब ठीक है, और मैं लिख देती थी कि हाँ सब ठीक है, बस आपकी कमी है। राज के जाने के बाद ससुराल का माहौल और भी बदल गया था। वो चेहरे जो कभी थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखा लेते थे, अब पूरी तरह से रूठे हुए हो गए थे। अंजू का रोज आना रूटीन बन चुका था। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम की चाय, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी और उसके बाद ताने दिया करती थी जैसे ये सब मेरा हक था। एक दिन सुबह सवेरे आकाश भैया का फोन आया। उन्होंने कहा, अर्चना, हम तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस जाते हैं, आ जाओ कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि सास कमरे में आ गई। मैंने फौरन बात बदल दी और कहा कि हाँ भैया, सब ठीक है, मैं जरा बिजी हूँ। भैया ने सुन लिया था। जब मैंने फोन बंद कर दिया तो मेरी सास ने कहा कि अगर इतना ही दिल लगता है मायके में तो शादी ही क्यों की थी। मैं खामोश रही। इसके बाद भैया रोज फोन करते थे और रोज मैं उन्हें कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। कभी कहती थी कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी कहती थी कि घर में बहुत काम है, तो कभी कहती थी कि पड़ोस में शादी है। लेकिन अंदर से मैं खुद भी टूट रही थी। एक शाम अंजू अपनी शादीशुदा बहन के साथ आई थी। दोनों बैठकर चाय पी रही थी। मैं चुपचाप चूल्हे के पास खड़ी हुई थी।
अंजू ने धीरे से कहा, भैया को पता भी है कि किस तरह की भाभी लाकर बैठा दी है। न बात करने का सलीका है, न खाना बनाने का। मेरी दूसरी नंद ने हंसते हुए कहा, बस तुम देखो ऐसी ही लड़कियां आ रही हैं आजकल। सिर्फ शक्ल दिखाओ, बाकी काम भूल जाओ। मेरा मन कर रहा था कि जवाब दूं, पर खामोशी मेरी ढाल बन चुकी थी। रात को बर्तन धोते हुए उंगली पर कट लग गया था। मैंने खून बंद किया, लेकिन अंजू आ गई और कहने लगी कि अब इस पर भी नाटक होगा क्या? अब तुम्हें ये काम भी नहीं आता? किचन से निकलकर मैंने हाथ कपड़े से बांध लिया था और कमरे में आ गई थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद मेरी सास कहने लगी कि आज कपड़ों की धुलाई तुम करोगी, नौकरानी नहीं आई। मैंने बाल्टी तैयार की, साबुन डाला और काम में लग गई थी। अंजू आई, छत पर खड़ी होकर नीचे देखती रही, फिर कहने लगी कि इतना टाइम लगाया है तुमने कपड़े धोने में? शादी के बाद क्या पहली बार हाथ पानी में डाले हैं? शाम को भैया का फिर फोन आया। इस बार मेरे दूसरे नंबर वाले जगत भैया थे। वो कहने लगे कि अर्चना, अब की बार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारी सास से बात करनी है, तुम्हें घर ले जाना है 2 दिन के लिए। उनकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा था। मैंने उन्हें रुकने का कहा कि प्लीज भैया भी मत आओ, शायद मम्मी जी मना कर देंगी, बाद में देखते हैं। फोन बंद किया ही था कि सास कमरे में आ गई और कहने लगी कि तुम्हारे भाई बहुत बेचैन रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार उन्हें यहाँ आने की। उनसे कहो कि अब तुम्हारा यही घर है। एक दिन जब मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी, अंजू ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा कि मेरे भैया को बहुत भोली पत्नी चाहिए थी। तुमने तो सच में खुद को पत्थर बना लिया है। कभी कभी ये भी खतरनाक साबित होती है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि खामोशी की अपनी ताकत होती है। वो हंसने लगी और कहने लगी, ताकत? तुम्हें लगता है तुम कुछ बदलोगी? यहाँ सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं खामोश रही। शायद ये मेरे सब्र का इम्तिहान था। एक दिन दोपहर का समय था। मैं आंगन में कपड़े धो रही थी। अंजू बच्चों के साथ मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक उसने ऊंची आवाज में कहा, मम्मी, आपके हाथों की रोटियां पतली जरूर होती हैं, लेकिन टेस्ट कहीं नहीं होता। कल वाली नानी के हाथ की मोटी रोटियां बड़ी मजेदार थीं। फिर हंसने लगी और उसके बच्चों ने भी हंसना शुरू कर दिया था। मैंने पानी का नल बंद किया, कपड़ों की टब उठाई और चुपचाप अंदर आ गई थी। अगले दिन जब सब घर से बाहर गए हुए थे, मैंने राज को कॉल की। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन अब चुप रहने की गुंजाइश नहीं बची थी। उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। कहने लगा, कैसी हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा कि राज, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, सब ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, बस कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर मैंने बात शुरू की। मैंने कहा, अंजू का व्यवहार बहुत बदल गया है। वो रोज़ बात बात पर मुझे नेगेटिव कमेंट्स देती है, कभी खाने पर, कभी काम पर, कभी सामने कुछ और पीछे कुछ और। राज खामोश हो गए। मैंने अपनी बात जारी रखी। वो हर समय मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती है और मम्मी जी भी उसका साथ देती हैं। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन रोज़ाना उनके तानों से गुजरना मेरे लिए आसान नहीं होता। कुछ लम्हों के बाद उसकी आवाज़ आई, ठंडी और नपी तुली। उन्होंने कहा कि देखो अर्चना, अंजू ऐसी नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। हो सकता हो वो तुमसे मजाक कर रही हो और तुमने उसकी बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया था। मैंने कहा, बात को समझने की कोशिश तो करिए। रोज़ की बातें मामूली नहीं होती। राज ने बात काट दी और कहने लगे कि मेरा मतलब ये है कि घर के छोटे मोटे झगड़े हर जगह होते हैं, उन्हें दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें एडजस्ट करना सीखना होगा। मेरे पास शब्द नहीं बचे थे। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है और फ़ोन बंद कर दिया। उस रात मैंने बहुत सोचा। मैंने पहली बार शिकायत की थी, वो भी दबे शब्दों में, और जवाब में मुझे ही बदलने का मशवरा मिला था। जैसे सब कुछ मेरी गलती हो, मेरी नासमझी हो या मेरी बर्दाश्त की कमी थी। अगले दिन रोज़ के मुताबिक मैंने नाश्ता बनाया, किचन साफ किया। अंजू आई और मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी कि आज चुप क्यों हो? भैया को कुछ कहा था क्या? मैं चौंक गई, लेकिन चेहरे पर सुकून रखा। मैंने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। वो करीब आई और धीरे से बोली, वैसे तुमसे एक बात कहनी थी। भैया को हमारी छोटी छोटी बातें बताने की क्या ज़रूरत है? हम कोई जालिम थोड़ी हैं। मैं समझ गई थी कि राज ने ये बात उसे बता दी है। मैंने बस इतना कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बात की थी। अंजू ने हंसते हुए कहा कि हमें सब पता चल जाता है। तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान से ज़्यादा बोलती हैं। उसके बाद का वक्त और भी ज़्यादा बोझल हो गया था। मेरी सास पहले से ज़्यादा सख्त हो गई थी। एक दिन कहने लगी कि जब पति साथ नहीं होता तभी बहू की असलियत पता चलती है।
ये घर तभी चल सकता है जब तुम अपना दिल बड़ा करो। मैंने सर झुका दिया था और बर्तन धोना शुरू कर दिया था। दिल के अंदर जैसे कुछ गिरने लगा था। एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था, तुमने सच कहा था, लेकिन सुनने वाला सुनना नहीं चाहता। मैं रात को जब कमरे में आई तो धीरे से आंखें बंद कर ली थी। न प्रार्थना की थी, न शिकायत की थी। बस अंदर एक गहरी खामोशी चीख उठी थी। ऐसी चीख जो बाहर नहीं निकाली जा सकती थी। ऐसी चीख जो आवाज़ नहीं बनती, सिर्फ सांस में दबी रहती है। मैंने आईने में खुद को देखा। वो अर्चना जो कभी भाइयों की गोद में हंसती थी, अब चुपचाप रोज अपनी इज्जत खोते हुए देख रही थी। जैसे बर्तन, जैसे कपड़े, जैसे आंगन, ये जिंदगी वो नहीं थी जिसका वादा किया गया था। लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। उस दिन सुबह की शुरुआत रोज से बहुत अलग थी। मैंने किचन में नाश्ता बनाकर बर्तन धोए थे, आंगन साफ किया। अंजू अपने बच्चों को तैयार कर रही थी और मेरी सास आंगन में चारपाई पर बैठी हुई सिलाई कर रही थी। मैं चाय के कपों में चीनी डाल रही थी कि अचानक अंजू ने तेज आवाज में मुझसे कहा, चाय बन गई? या अभी भी भैया को भड़काने में लगी हुई थी? मेरे हाथ थम गए थे। मैंने सर उठाकर देखा, उसका चेहरा तानों से भरा हुआ था। मैंने धीरे से कहा, क्या मतलब है आपका? वो हंसने लगी और कहने लगी कि मतलब तो तुम्हें पता है, तुम समझती हो भैया तुम्हारे कहने पर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। बचपन से जानती हूँ उनको, वो किसी औरत के कहने में आने वाले नहीं। मैंने चाय ट्रे में रखी और कमरे की तरफ चली गई। मेरे पीछे उसकी आवाज़ अभी भी आ रही थी कि ये तो बहुत चालाक निकली, शक्ल से भोली लगती है, लेकिन बातें देखो इसकी। भैया को उसकी बातों से संभालना पड़ेगा। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। राज ने उसे सब कुछ बता दिया था। उस रात सब सो चुके थे। मैंने एक बार फिर राज को मैसेज भेजा कि आपने मेरी बातें अंजू को बताई थी। जवाब आया, मैंने सिर्फ उसे समझाने के लिए बात की थी। मुझे लगा अंजू संभल जाएगी। मैंने मोबाइल साइड पर रखा और बेड पर लेट गई थी। दिल कह रहा था कि इस घर में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस इंसान से हिम्मत करके दिल की बात कही थी, वो भी वही बात वापस इन्हीं लोगों तक ले गया था जिनकी शिकायत की थी। अगले दिन अंजू किचन में खड़ी थी और मैं खाने में नमक डाल रही थी। वो चम्मच बजाते हुए बोली, तुम समझती हो तुमने क्या कर लिया? भैया को कह दिया, अब क्या होगा? तुम्हें लगता है तुम जीत गई हो? मैंने नरमी से कहा कि मैंने कुछ जीतने की कोशिश नहीं की, बस हकीकत बताई है। वो हंसते हुए कहने लगी, सच्चाई? ये सच्चाई नहीं, साजिश होती है। और सुन लो, इस घर में अगर किसी के पर निकलने की कोशिश की तो काट दिए भी जाते हैं। मेरे हाथ कांप गए थे। खाने के खुशबू में अब धमकी की बदबू शामिल हो चुकी थी। उसी शाम अंजू ने अपनी सहेली को घर बुलाया। वो दोनों बैठकर मेरी बातें कर रही थी, जैसे मैं कोई गैर मौजूद इंसान हूँ। उसकी सहेली ने पूछा, क्या परेशानी है भाभी को? अंजू ने कहा कि बस कुछ ज्यादा ही खामोश रहती हैं और पीछे पीछे बातें करती हैं। कल भैया को कह रही कि मैं इसे तंग करती हूँ। मैं कमरे के दरवाजे से सुन रही थी। उनकी बातों में मेरा हर रिएक्शन, हर शब्द तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। उसी रात जब मैंने खाने के बाद बर्तन धोए, अंजू अपने पति के साथ बैठकर मोबाइल देख रही थी। उसका पति कहने लगा, यही है ना तुम्हारी लाचार भाभी, बड़ी बातें करती है लेकिन हाथ में टेस्ट अभी भी नहीं आया। मैंने सर झुका दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों हंसने लगे जैसे मैं कोई बेकार कैरेक्टर हूँ। सुबह उठते ही फिर वही नज़ारा था। अंजू ने कहा कि अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, इस घर में बातें भाइयों तक पहुंचाने से इज्जत नहीं मिलती, बात उल्टा बिगड़ जाती है। मेरी सास ने भी अपना हिस्सा इसमें शामिल कर लिया था। उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें बहुत इज्जत दी है, लेकिन अब तुम हमें सिखाओगी कि बहन भाई के रिश्ते कैसे होते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े फोल्ड करके नाश्ता बनाया और बच्चों को दूध दिया, लेकिन अंदर से दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लगातार पत्थर रखा जा रहा हो। दोपहर को अंजू फिर कहने लगी, मम्मी अब बस इसके पर निकलने शुरू हो गए हैं, अभी टाइम है, काट के रखो, बाद में काबू से बाहर हो जाएगी ये। मेरी सास ने मुस्कुराकर कहा कि मैं समझ रही हूँ, बहुत देख ली है ऐसी लड़कियां हमने। एक मौका दिया था मगर अब वो भी खत्म हो गया। उस रात मैंने सोचा कि क्या सच में मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कि अपनी बात कहना गलत था, क्या खामोशी से सहना सही है। राज की गैर मौजूदगी ने मुझे कमज़ोर नहीं किया था, लेकिन उनके व्यवहार ने मुझे बेआसरा ज़रूर कर दिया था। अगले दिन मैंने किचन से काम निपटाने के बाद थोड़ा समय निकाला, भैया का नंबर डायल किया। फ़ोन बजते ही आकाश भैया ने फ़ोन उठाया था। कहने लगे, कैसी हो अर्चना? कितने दिन हो गए हैं, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं खामोश रही।
जैसे शब्द होठों तक आकर लौट गए हों। फिर धीरे से बोली, बस भैया, जैसे तैसे दिन गुजर रहे हैं। भैया कहने लगे कि सुन लो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कल आ जाना, मैं तुम्हें कल खुद लेने आ जाऊंगा। मैंने सुनकर कहा, भैया, मम्मी जी शायद मुझे परमिशन ना दें, यहाँ का माहौल कुछ बहुत मुश्किल है। वो कुछ लम्हा खामोश रहे, फिर कहने लगी, अर्चना, तुम हमें सब कुछ बता सकती हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो घर आ जाओ, तुम्हारा हक है। हम तुम्हें जबरदस्ती किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। मैंने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा कि अभी टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, फिर देखते हैं। शाम को मैंने मौका देखकर अपनी सास से बात की। कहा, मम्मी जी, भैया कह रहे थे कि 2 दिन के लिए मैं उनके घर चली जाऊं, बस थोड़ा दिल बहल जाएगा। उन्होंने बिना किसी रुकावट के जवाब दिया कि अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, क्या लगेगा लोगों को अगर तुम इस तरह बार बार मायके जाओगी। सुनने वाले भी यही कहेंगे कि बहू को ससुराल का माहौल रास नहीं आया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बात खत्म कर दी थी और कहने लगी, यही रहो, यही तुम्हारा घर है, यहीं पर दिल लगाओ, काम में बिजी रहो तो सब ठीक लगेगा। मैंने हल्के से सर हिला दिया था और खामोश हो गई थी। उस रात भैया को झूठ बोल दिया कि मम्मी जी ने मना नहीं किया, बस यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं इसलिए मैं नहीं आ सकती। आकाश भैया खामोश हो गए थे, शायद वो समझ गए थे कि बात कुछ और है। मैं अपने कमरे में वापस आई तो अंजू अपने पति के साथ बैठी हुई हंस रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, दोनों खामोश हो गए। मैंने कुछ महसूस किया था लेकिन अनजान बनी रही। अगली सुबह जब मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और खोला तो महसूस हुआ जैसे कुछ फालतू ऐप्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। एक फाइल में मेरे पिछले दिन की कॉल्स की रिकॉर्डिंग पड़ी थी। ये देखकर मेरा दिल दहल गया। वो कॉल भी थी जिसमें मैंने भैया से बात की थी। मैं फौरन मोबाइल लेकर अंजू के पति के पास गई और कहा, ये ऐप किसने इंस्टॉल की है मेरे मोबाइल में? ये सब मेरे मोबाइल में कैसे आया? वो हंसने लगा, फिर कहने लगा, बस ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारे भैया तुम्हें रोज फोन करते हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए घर में क्या चल रहा है। तब मेरी आवाज बुलंद हो गई, ये मेरी प्राइवेसी के खिलाफ साजिश है। मेरी इजाजत के बिना आपने ऐसा क्यों किया? इतने में ही अंजू भी आ गई थी। कहने लगी, अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? हमें शक हुआ था कि तुम कोई प्लानिंग कर रही हो। अब भाई से क्या क्या बातें हो रही हैं सब पता है। मेरा सर चकरा गया। मेरी सास भी बाहर आ गई। अंजू चिल्लाकर कहने लगी, मम्मी देखो, ये हम पर जासूसी का इल्जाम लगा रही है, हालांकि हमारे ही घर में बैठकर हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं। मेरी सास ने तेज शब्दों में कहा, अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो अपने पति को बोलो कि तुम्हें अलग घर में ले जाए। हमने तो इज्जत से तुम्हें रखा और अब तुम हम पर ही सवाल उठा रही हो। मैं हाथ जोड़कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस भैया से दिल का हाल कहा और वो भी आपके मना करने के बाद रुक गई। और आप लोगों ने भी गलत किया, मेरी पर्सनल बातें सुनी गई हैं, वो भी मेरी बिना इजाजत के। अंजू का पति हंसने लगा, कहने लगा, तो क्या हुआ, तुम अब इस घर का हिस्सा हो तो तुम्हारी बातें भी हमारी बातें हैं। मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। मैंने रोते हुए कहा कि मैं कोई कैदी नहीं हूँ, क्या यहाँ की बहू की कोई इज्जत नहीं है? मेरी सास ने गुस्से से कहा कि बस करो ये नाटक, बंद करो, तुम्हारा असली चेहरा हमने देख लिया है, अब ये मासूम बनना छोड़ दो। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं पलटकर कमरे में आ गई थी, दरवाजा बंद किया और पहली बार तेज आवाज में रोने लगी। दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। दीवारों पर हाथ मारे बिना मैं जैसे अपनी आवाज वापस मांग रही थी। उस सुबह अंजू रात भर की बासी चाय लिए बैठी थी और मैं किचन में झाड़ू दे रही थी। मेरी सास आंगन में चारपाई पर बैठी हुई थी। मैं रोज की तरह चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी कि अंजू का बड़ा बेटा शुभम मेरे करीब आया और आकर कहने लगा, मामी, मेरे लिए चाय बना दो ना, मेरे सर में दर्द है। मेरे हाथ में पोछा था, कपड़े गीले थे। मैंने पलटकर कहा, बेटा, अपनी मम्मी या आंटी से कह दो, मैं अभी सफाई कर रही हूँ। वो फौरन पलटकर सीधा अपनी माँ के पास जाकर कुछ कहने लगा। अगले ही लम्हे अंजू किचन में आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आते ही कहने लगी कि तुझे चाय बनाने में भी बहुत तकलीफ है, मेरे बेटे को इनकार करती है। मैंने सफाई देने की कोशिश की और कहा, मैं इनकार नहीं कर रही थी, सिर्फ सफाई कर रही थी। उसके जवाब में वो मेरे करीब आई, मेरे बालों से पकड़कर जोर से मुझे खींचा। मैं घबरा गई। उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। वो चीखते हुए कहने लगी, अब तुम जुबान चला रही हो? तुम्हें लगता है तुम्हें कोई यहाँ रोकने वाला नहीं है? मैंने चीखकर कहा, छोड़ दो मुझे, मगर वो बाज नहीं आई। शोर सुनकर सास और बड़ी नंद भी आगे बढ़ गईं। मेरी बड़ी नंद ने अंजू का साथ देते हुए कहा, मम्मी, ये लड़की तो अब काबू से बाहर हो गई है, अपने पति को भड़काती है, बच्चों से बदतमीजी करती है, ये सब बर्दाश्त नहीं होता।
मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और सख्त शब्दों में कहने लगी, हमने तुम्हें इज्जत से रखा, तुमने हमें नीचा दिखाया, अब निकल जाओ हमारे घर से। मैं उनके चेहरे को देखती रही। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरा पति बाहर है, मेरे भैया क्या सोचेंगे। बड़ी नंद ने दरवाजा खोला। अंजू ने मुझे घसीटा और साथ में धक्का दिया। मैं संभल नहीं सकी थी और सीधी सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई दरवाजे के बाहर जाकर गिर गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जमीन पर गिरते ही मेरी कोहनी से खून निकल आया था। मेरी आंखें बंद होने लगी थी। किसी ने मुझे सहारा दिया। एक आवाज आई, अर्चना। मैंने बेहोश होती हुई आंखों से ऊपर की तरफ देखा। सामने राज खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा और उलझन एक साथ थी। मैं फौरन उनके सीने से लगकर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुझे निकाल दिया राज, मुझे धक्का दे दिया गया। राज ने मुझे थाम कर रखा और फिर गुस्से से अंदर दाखिल हुए। आंगन में कदम रखते ही उनकी आवाज बुलंद हो गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? तभी सब चौंक गए थे। अंजू की जुबान बंद हो गई थी। मेरी सास ने सफाई देने की कोशिश की और कहा, बेटा तुम गलत टाइम पर आए हो। ये लड़की हम लोगों के खिलाफ बातें करती है, बच्चों से बदतमीजी करती है, घर का माहौल खराब कर रही है। राज की आंखें लाल हो गई थी। उन्होंने कहा, आप लोगों ने मेरी पत्नी को धक्का देकर घर से निकाल दिया, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अंजू हकलाते हुए कहने लगी, भैया वो तुम्हें हमारे खिलाफ कर रही थी, हम तो बस। राज ने उसकी बात काट दी और कहा, बस करो अंजू, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में क्या किया, मैं सब देख चुका हूँ। मेरी फ्लाइट कल की थी, लेकिन मैं 2 दिन पहले आ गया था। आज ऑफिस से सीधा आया तो बाहर अर्चना को गिरा हुआ देखा। यही तुम लोगों की इज्जत है बहू के लिए। मेरी सास ने नरम शब्दों में कहा, बेटा तुम्हें गलतफहमी हो गई है। राज ने सख्त शब्दों में कहा, गलतफहमी मुझे नहीं, आप सबको हुई है। आप सब समझते रहे कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज मैं सब समझ गया हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी जख्मी कोहनी को पकड़ा और कहा, चलो अर्चना, अब तुम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहोगी। मैं खामोशी से उसके साथ चल दी थी। दरवाजे के पास जाते हुए पीछे मुड़कर देखा। जहाँ कभी मैंने घर बसाने का सपना देखा था, आज वहाँ सिर्फ बेइज्जती और तकलीफ बाकी थी। राज ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया था, मुझे कार में बिठाया। गाड़ी स्टार्ट करते समय कहने लगे कि अब मैं सब बदल दूंगा। जो गलतियां मैंने की थी उनका पश्चाताप जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें अब किसी और के भरोसे पर नहीं छोड़ूंगा। मैंने नजरें झुकाई और दिल से एक प्रार्थना निकली कि शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची प्रार्थना थी। हे भगवान, अगर अब कुछ देना है तो सिर्फ सुकून दे। गाड़ी जैसे ही थमी, राज ने दरवाजा खोल दिया था और मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। हम अभी भी ससुराल के दरवाजे पर ही थे, लेकिन वहां का माहौल बदल गया था। अंदर दाखिल होते ही राज ने नजर अंजू और बड़ी नंद पर डाली थी, जो एक दूसरे से कुछ कह रही थी। राज की आवाज गूंजी, मम्मी कहाँ है? मेरी सास कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर वही मायूसी भरी मुस्कुराहट थी जो अक्सर झूठ को छुपाने के लिए आती है। कहने लगी कि बेटा तुम बैठो, सब बात समझाती हूँ। राज ने सख्त शब्दों में कहा, बैठने से पहले जवाब चाहिए। मेरी पत्नी को किस हक से दरवाजे से बाहर धक्का दिया था? उसका खून बह रहा था जब मैंने उसे उठाया। राज की बात अधूरी रह गई थी। इतने पर ही अंजू आगे बढ़ी और कह दिया, वो तुम्हें कुछ और बताएंगी, लेकिन सच ये है कि राज ने हाथ उठाया और कहा कि बस अब एक शब्द और नहीं। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों के चेहरे पर से पर्दा हट चुका है। मेरी सास ने तभी तेज आवाज में कहा, कब से तुम इतने बड़े फैसले करने लग गए हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, और आज इस लड़की के लिए तुम अपनी माँ को बातें सुनाओगे? राज ने गहरी सांस ली और नरमी से मगर साफ अंदाज में बोला, मम्मी अगर आप माँ हैं तो इस घर में आई पराई बेटी की कोई इज्जत नहीं करती। मैंने अर्चना को सिर्फ सुना नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा है। वो दरवाजे पर गिरी हुई थी। मेरी बड़ी नंद कहने लगी, हमने तो बस इतना कहा था कि तुम्हारी पत्नी जुबान बहुत चलाने लग गई है, वो तुम्हारे नाम पर हमें नीचा दिखा रही थी। राज की आवाज में कपकपाहट आ गई थी। उसने कहा, कभी तुम लोगों ने सोचा है कि वो दिन रात क्या करती थी, क्या सुनती थी और क्या सहती थी? और मैंने हमेशा तुम लोगों की बात पर यकीन किया। मैं खामोश खड़ी रही। आज मैं कुछ कहने नहीं आई थी, बस सच का बोझ अपने पति पर पड़ता हुआ देख रही थी। राज ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अर्चना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस समय तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था। मैंने सच नहीं पहचाना, सिर्फ संबंध निभा रहा था। मैंने सर झुकाकर बस इतना कहा, मैंने कभी आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन ये समय बहुत कठिन था। राज ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए और कहने लगे, अब समय बदलने वाला है।
मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरी सास खामोश खड़ी रही थी। राज ने दो टूक अंदाज में कहा, मैं अर्चना को इस घर में नहीं रख सकता, एक दिन के लिए भी नहीं। हम अलग रहेंगे, यही बेहतर है। अंजू ने ताना देते हुए अंदाज में कहा, तो अब ये बहू जीत गई। राज ने एक नज़र उठाई और कहा, यह हार जीत की बात नहीं, इंसानियत की बात है। तुम लोग अगर इसे समझ नहीं सके तो कम से कम जुल्म का मौका तो नहीं देते। मेरी बड़ी नंद ने सास की तरफ देखा और कहा, मम्मी कुछ तो बोलो, ये सब तो बर्बाद करने जा रही है। मेरी सास ने सख्त शब्दों में कहा, जाने दो, समय ही सिखा देगा। जिस दिन यही लड़की इसे छोड़कर चली जाएगी, याद रखना हम तुम्हारे साथ होंगे, ये नहीं। राज ने जवाब दिया, अगर वो दिन आया तो मैं खुद कसूरवार रहूंगा, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसलिए कोई वहम मेरे दिल में बाकी नहीं रहा है। मेरे कदम कांप गए थे। मैं खुद से पूछ रही थी, क्या सच में सब खत्म हो गया? अब ये घर सिर्फ बीता हुआ समय बनकर रह जाएगा? राज ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। कल तक हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी सारे सामान का मैं इंतजाम कर लूंगा। हम वापस गाड़ी में बैठे तो राज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है और सच को देर से पहचाना है, लेकिन वादा करता हूँ अब किसी और को तुम पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने धीरे से कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सुकून। राज ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि बस वही तुम्हें दूंगा। अब गाड़ी गली से निकली थी और घर पीछे रह गया था। वो दरवाज़ा जहाँ किसी ने कभी हमदर्दी से मेरा हाल तक नहीं पूछा था, लेकिन आज वो हकीकत खुद सबके सामने खड़ी थी। वो हकीकत जो इतने दिनों तक सिर्फ मेरे दिल में कैद थी। हमें घर बदले हुए 6 महीने हो चुके थे। नई जगह, नया माहौल और सबसे बढ़कर वो सुकून जिसकी तलाश में मैंने न जाने कितनी रातें जागकर गुजारी थी। अब राज के साथ वो सुकून मुझे नसीब हुआ है। एक दिन सुबह नाश्ते के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुराने मोहल्ले की एक औरत खड़ी हुई थी, जो मेरी ससुराल के पड़ोस वाले घर में रहती थी, अब यहाँ हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। उसने कहा, सुना है आपकी नंद अंजू के डिवोर्स हो गई है। उसका पति बच्चों को भी अपने साथ ले गया। अब वो तुम्हारी सास के पास वापस अपने पुराने घर में आ रही है। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया था। मैंने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाकर राज को सब बताया। वो एक लम्हे खामोश रहे, फिर कहने लगी, मैंने सुना था ये सब, लेकिन तुम्हें नहीं बताया, सोचा तुम्हें बुरा लगेगा। मेरे दिल में ना खुशी थी, ना जीत का एहसास था, बस एक भारी सांस आई। मैंने सिर्फ इतना कहा, कभी किसी का बिछड़ना खुशी की बात नहीं होती राज। उसी दिन शाम को राज ने बताया कि उनकी मम्मी ने उन्हें फ़ोन किया है। उनका व्यवहार बहुत बदला हुआ था। मम्मी ने कहा था कि अंजू बहुत परेशान है, रो रही है, कह रही है कि अर्चना भाभी से माफ़ी मांग लूं, जो उसके साथ किया उसकी सज़ा तो उसे भी मिल गई है। मैं खामोश रही, ना हाँ कहा ना कहा। अगले दिन जब हम सब्जी लेने बाजार गए तो वापसी पर राज ने गाड़ी पुरानी गली के सामने रोक दी थी और कहने लगा, अगर चाहो तो मम्मी से मिल सकती हो। मैं थोड़ा रुकी, फिर हाँ कह दिया। दरवाज़ा खुला तो सामने अंजू बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में सूजन थी और वो रो रही थी। उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी थी, ऐसी कंडीशन में मैंने खुद को भी देखा था। उसने नज़र उठाई और बस इतना कहा, मैं हार गई भाभी, तुम जीत गई हो। मैंने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे मुकाबले पर नहीं थी अंजू, मैं तो बस जीना चाहती थी इज्जत से। वो रोने लगी। मेरी सास जो अभी अधमरी हालत में थी, दीवार का सहारा लेकर बैठ गई थी। कहने लगी, बहू हमने तुम पर बहुत जुल्म किया, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें रुलाया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कदम बढ़ाकर उनके हाथ पकड़ लिए थे और कहा, मम्मी जी जो समय गुजर गया वो वापस नहीं आता, लेकिन आप अगर सच्चे दिल से पछता रहे हैं तो मैं सब भूलने को तैयार हूँ। अंजू ने रोकर कहा, मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पति को खुश नहीं रख सकी, घर संभालना नहीं सीख सकी। आज तुम्हारी अहमियत समझ आई भाभी। मैंने उसे थपथपाते हुए कहा, मेरी अहमियत तब होती अगर तुम मुझे इंसान समझती, मालिक नहीं। लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब नए तरीके से ज़िंदगी गुजारना सीखो। अगले दिन मैंने राज से बात की और कहा, अंजू अब बिल्कुल अकेली हो गई है, न उसके पास बच्चे हैं और ना ही पति है और ना ही किसी आमदनी का कोई रास्ता है। हम उसे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करेंगे, उसका कुछ गुजारा हो जाएगा। राज ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, इतनी तकलीफ सहने के बाद भी तुम उसके लिए कुछ करना चाहती हो? मैंने कहा, मुझे मेरे भाइयों ने यही सिखाया है, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उसने तुम्हें तकलीफ भले ही दी हो, मगर अब वो माँ भी है, बच्चे उसके दूर हो गए हैं। अगर मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। उसी हफ्ते राज ने अपने अकाउंटेंट से बात करके अंजू के लिए हर महीने का जेब खर्च रखवा दिया था।
उसने कानूनी मशवरे से उसके बच्चों की कस्टडी के लिए भी दरख्वास्त की दायर करवाई थी। मैं अंजू के साथ अदालत गई थी। उसके चेहरे पर जो शिकायत थी, उसमें अभी भी हल्की सी रोशनी आ गई थी। कई हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन अंजू हमारे घर आई और कुछ टाइम स्पेंड किया। जाते समय उसने कहा कि भाभी, तुम्हारा दिल मेरे सामने आईना है। मैं तो आज भी सोचती हूँ, अगर तुम मेरे जैसी होती तो शायद आज मैं सड़क पर होती। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी इंसान हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने सब्र को अपनी ज़ुबान बनाया, चीख को नहीं। वो रुकी, मेरे हाथ पकड़े और कहने लगी, भाभी धन्यवाद, तुमने मुझे हार से जीत की तरफ पलटने का रास्ता दिखाया। मैंने दिल से कहा कि अब अपने बच्चों की खातिर खुद को मजबूत बनाओ, बाकी सब वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि उसे उसके बच्चों की कस्टडी मिल गई थी। समय ने हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया था, जहां आग लगाने वाली खुद राख में बदल चुकी थी, लेकिन मैंने उसे राख नहीं बनने दिया। उसे मिट्टी से उठाकर दोबारा जीने का हौसला दिया था। यही वो ताकत थी जो मुझे कभी कमजोर दिखाई देती थी। माफी और जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार में जा चुकी थी। हमारे नए घर को अब 2 साल हो चुके थे। राज अब रोज शाम को बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे, और इस दौरान मैंने भी बेटे को जन्म दिया था। वो अंजू के बच्चों के लिए कभी आइसक्रीम लेकर आते थे, कभी खिलौने लेकर आते थे, और कभी स्टोरी बुक्स लेकर आते थे। हमारा छोटा सा घर सुकून से भरा हुआ था, वो सुकून जो शोर से नहीं बल्कि इज्जत से जन्म लेता है। मेरे भैया भी मेरी सुकून भरी जिंदगी से बेहद खुश थे। कभी वो मेरे घर आते, कभी मैं उनके घर चली जाती थी। भगवान ने मुझे 1 साल के बाद एक और बेटा दे दिया था, और अब मेरे पास 2 बेटे हो गए थे। राज तो पहले ही खामोश रहने वाले पति थे, अब बच्चों के बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। रात को सोने से पहले बच्चों को कहानी सुनाया करते थे। अंजू अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन हालात बदल चुके थे। वो अब किसी के लिए बोझ नहीं थी। उसके बच्चों के चेहरे पर भी सुकून साफ दिखाई देता था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी कि भाभी, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, खास तौर पर बर्दाश्त करने का हुनर। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद तुम्हें माफ़ नहीं करती। मैंने जवाब दिया, इंसान जब माफ़ कर देता है तो खुद को आज़ाद कर देता है। मैंने खुद को आज़ाद करने के लिए तुम्हें माफ़ किया था। मैं हफ्ते में एक बार एक छोटे से स्कूल में औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाया करती थी। ये काम मैंने अपनी सास के पास बैठकर सीखा था। आज मैं वही हुनर दूसरी औरतों को उनको सहारा बनाने के लिए सिखा रही थी। एक दिन एक जवान लड़की ने पूछा, आपने सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? मैंने कहा, बर्दाश्त के साथ हिम्मत भी रखनी पड़ती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, अगर वो वक्त पर सच्चाई में बदल जाए। राज अक्सर कहते थे, तुम अगर उस समय सब कुछ छोड़ देती तो शायद मैं हमेशा अंधेरे में रहता। तुमने मुझे भी वो सच दिखाया जो मैं देखना नहीं चाहता था। मैं हंसती थी और कहती थी, मैं तुम्हें सच दिखाने के लिए खुद को गंवाना नहीं चाहती थी, बस बचाना चाहती थी, खुद को भी और तुम्हें भी। ये सब कुछ कहते हुए मुझे हमेशा ये याद रहता था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी आजमाइश थी, लेकिन मैं इस आजमाइश में सिर्फ खुद को, अपने भाइयों की परवरिश, अपनी माँ के आशीर्वाद और अपने सब्र को साथ लेकर निकाली थी। आज जब मैं बच्चों को सिलाई सिखाती हूँ और उनके कंधों पर हाथ रखती हूँ, तो दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है कि हे भगवान, किसी की बेटी को वो दर्द ना देना जो खामोश रहकर सहना पड़ता है। दुनिया का दस्तूर यही है, जो जैसा करेगा वही पलटकर उसके सामने आएगा। मैंने जो कहा था वो किसी के लिए सजा बन गया था, और जो माफ किया वो मेरे लिए कृपा बन गया। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे कीमती चीज जो मेरे पास है वो एहसास कि मैंने खुद को कभी खोने नहीं दिया, चाहे दुनिया मुझे गिराने पर तुली हुई थी। यही मेरी असली कामयाबी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।